आज की क्लास में वंशागति के आणविक आधार चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे हैं लैकोपेरॉन। लैकोपेरॉन, बैकविट, एम्सलीन व बैकविट एवं मार्टिन ने एस्केराइकिया कोलाई जीवाणु में लैकोपेरॉन का वर्णन किया। इस मॉडल का अध्ययन एस्केराइकिया कोलाई में ट्रिप्टोफेन एमिनो अम्ल के संश्लेषण के लिए किया गया था, इसलिए इसे ट्रिप्टोफेन ओपेरॉन भी कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि लैक्टोज की अनुपस्थिति में किस प्रकार से संश्लेषण में यह प्रक्रिया होती है। सामान्य अवस्था में लैक्टीन प्रेरक की अनुपस्थिति में रेगुलेटर जीन एक दमनकारी या रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करता है। इस पूरे फिगर में आप देखो, ये एक रेगुलेटरी जीन है जो कि एक दमनकारी या रिप्रेसर प्रोटीन का निर्माण करता है एमआरएनए के थ्रू। ये रिप्रेसर है। यह दमनकारी प्रोटीन ऑपरेटर जीन से जुड़कर संरचनात्मक जीन की क्रिया का दमन करने या बंद करने के लिए ऑपरेटर जीन से मिल जाता है। अब इस रिप्रेसर को देखिए, ये इस स्ट्रैंड के ऑपरेटर जीन से अटैच हो जाता है। साथ में एक प्रमोटर जीन है। प्रमोटर जीन का काम यह है कि जब यह रिप्रेसर ऑपरेटर जीन से मिलता है और संरचनात्मक जीन क्रियाशील नहीं रहते, तो जीवाणु कोशिका में प्रोटीन फॉर्मेशन या प्रोटीन संश्लेषण रुक जाता है। जब तक पोषण माध्यम में ग्लूकोज प्राप्त होता रहता है, दमनकारी प्रोटीन ऑपरेटर स्थल से जुड़ा रहता है। यानी जब तक एस्केराइकिया कोलाई सेल में ग्लूकोज मौजूद रहेगा, ये रिप्रेसर इस ऑपरेटर जीन से जुड़ा रहेगा। पहले इस स्ट्रैंड की बात करते हैं। ये स्ट्रक्चरल जीन्स हैं जिसमें यह पहला खंड डीएनए ऑफ एस्केराइकिया कोलाई बैक्टीरिया है। यह दूसरा खंड जहां किसी भी आरएनए मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं है। और ये P मीन्स प्रमोटर जीन है, LAC मीन्स लैक्टोज है। Z, Y और A स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, यानी संरचनात्मक जीन के भाग। अभी तक जो प्रक्रिया चल रही थी वो लैक्टोज की अनुपस्थिति में। इन केस एस्केराइकिया कोलाई सेल में लैक्टोज आ जाता है। जब माध्यम में लैक्टोज को मिलाते हैं तो थोड़ा बहुत लैक्टोज सेल यानी कोशिका में भी प्रवेश कर जाता है। यह लैक्टोज दमनकारी प्रोटीन से जुड़ जाता है, मीन्स रिप्रेसर के साथ। अब दमनकारी प्रोटीन ऑपरेटर जीन से नहीं जुड़ पाता, यानी जब माध्यम में लैक्टोज होगा तो लैक्टोज दमनकारी प्रोटीन के साथ जुड़ जाएगा और तब दमनकारी प्रोटीन ऑपरेटर जीन से नहीं जुड़ पाएगा। देखिए, एस्केराइकिया कोलाई के प्रोटीन स्ट्रैंड में लैक्टोज पहले से मौजूद है। बात हो रही है माध्यम की। माध्यम यानी आउटसाइड, यानी बाहर। अगर बाहर के माध्यम में पहले से लैक्टोज मिला दिया जाता है तो रिप्रेसर लैक्टोज के साथ जुड़ जाता है। और जब रिप्रेसर लैक्टोज के साथ जुड़ जाता है, ये दमनकारी प्रोटीन को ही रिप्रेसर कहते हैं। जब दमनकारी प्रोटीन या रिप्रेसर लैक्टोज के साथ जुड़ जाता है तो वो ऑपरेटर जीन के साथ अटैच नहीं होता, जिसके कारण प्रचालक जीन क्रियाशील बना रहता है। यानी जब ऐसा होगा, माध्यम में लैक्टोज मौजूद हो, वो रिप्रेसर से जुड़कर
ऑपरेटर जीन के साथ रिप्रेसर को ना जुड़ने दे तो प्रमोटर जीन क्रियाशील बना रहेगा और संरचनात्मक जीन को स्विच ऑन अवस्था में रखेगा, जिससे संरचनात्मक जीन का कार्य निरंतर चलता रहेगा और प्रोटीन का संश्लेषण भी होता है। इसे ही लैक ओपेरॉन कहते हैं। जीन संश्लेषण द्वारा संश्लेषित पदार्थ कोशिका में एकत्रित होकर उस पदार्थ के अधिक संश्लेषण को रोक देता है। इसे जीन क्रिया का पुनर्भरण संदमन यानी फीडबैक इनहिबिशन कहा जाता है। यानी जब जीन संश्लेषण द्वारा कोई पदार्थ संश्लेषित हो और कोशिका में इकट्ठा हो जाए तो वो उसी जैसे और पदार्थ के संश्लेषण को रोक देता है। यही लैक ओपेरॉन का प्रकार है। आप अपनी बुक में देखेंगे तो दोनों प्रकार को डायग्राम से समझाया गया है। जब इंड्यूसर अनुपस्थित है और जब इंड्यूसर प्रेजेंट है। इंड्यूसर मतलब लैक्टोज से है। दो टॉपिक इसमें रह जाते हैं, एक जीनोम तथा मानव जीनोम प्रोजेक्ट और दूसरा डीएनए अंगुली छापी या डीएनए फिंगरप्रिंट। इन दोनों टॉपिक्स को आप बुक से पढ़ लें। इन टॉपिक्स में केवल थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है कि यह किस प्रकार से कार्य करते हैं। मानव जीनोम प्रोजेक्ट तो एक प्रोजेक्ट है जिसे डीएनए या जीन्स की जानकारी जुटाने के लिए चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से बीमारियों के उपचार के संबंध में कुछ कदम उठाए जा सकें। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इससे हम बुढ़ापा और आयु बढ़ने जैसी अवस्थाओं को रोकने का भी प्रयास कर रहे हैं। इस परियोजना से उन जीन्स की पहचान करनी है जो प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं और ये प्रोटीन किस प्रकार के हैं और क्या कार्य करते हैं इसका पता लगाना। आनुवंशिक रोगों के संबंध में वांछित जीन में सुधार करना, कैंसर, अल्जाइमर, पार्किंसन जैसी बीमारियों के उपचार की औषधियां तैयार करना और बच्चे के जन्म से पूर्व ही जीन से होने वाली सभी बीमारियों की जानकारी पाना और उसका उपचार। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इसलिए इसको मेगा प्रोजेक्ट का नाम भी दिया गया है। लेकिन इस प्रोजेक्ट में अभी कुछ कमियां भी हैं। जब ये कमियां दूर कर ली जाएंगी तभी ये प्रोजेक्ट अपने चरम पर पहुंच पाएगा। दूसरी है डीएनए अंगुली छापी यानी डीएनए फिंगरप्रिंट। उंगलियों की छाप यानी उंगलियों के प्रिंट को तो सर्जरी से बदला जा सकता है, लेकिन डीएनए के प्रिंट को सर्जरी से बदला नहीं जा सकता। डीएनए का प्रिंट डीएनए अनुक्रम द्वारा माता पिता का निर्धारण, जिसे हम पैतृकता निर्धारण कहते हैं, करने में सहायता मिलती है। अपराधियों की पहचान यानी फोरेंसिक लेबोरेटरीज के माध्यम से अपराधियों की पहचान, दो जीवों और मनुष्यों के परस्पर नजदीकी संबंध मतलब पारिवारिक संबंधों की जानकारी। इसके अतिरिक्त डीएनए विश्लेषण वंशागत रोगों जैसे वर्णांधता और मधुमेह आदि की जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं। मानव स्वास्थ्य के अनुसंधानों में प्रयोग किए जा सकते हैं और अपराध संबंधी पुलिस या संबंधित जांच एजेंसी द्वारा किसी पर शक जाहिर करने के बाद उसकी पुष्टि के लिए
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को प्रयोग में लाया जाता है। तो इन दोनों टॉपिक्स को आप पढ़ लें और इन दोनों टॉपिक्स को समझ लें। इनके साथ ही चैप्टर वंशागति का आणविक आधार कंप्लीट हो गया।